अस्सलाम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने टीएलपी का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्टिव राइटिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डिस्कस किया था। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ सीएचएन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंसेप्ट को हमने अंडरस्टैंड करना सबसे पहले। उसके बाद रिप्रोडक्ट वुमेन की हेल्थ और इसका रिलेशनशिप है जो अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी और क्वालिटी ऑफ केयर है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनके साथ उनको रिलेट करके हमने डिस्कस करना है। उसके बाद मैटरनल हेल्थ और इसके इंडिकेटर डिफाइन करने हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हैं इनिशिएटिव, उनको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा जितनी भी सर्विस अवेलेबल है उनको हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और इसके अलावा मिड मिड ठीक है, जितनी भी हेल्थ प्रोफेशनल टीम मेंबर हैं उनका हमने रोल को डिस्कस करना है जो कि रिप्रोडक्टिव में वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मदरहुड, हमने से मदरहुड डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, जिसमें एक इंडिविजुअल या वुमेन जिसकी फिजिकली, मेंटल और सोशल जो हेल्थ होती है वो गुड होती है, वेल बीइंग होती है ऑप्टिमम लेवल पे। ठीक है, उसके बाद उस इंडिविजुअल में जो डिजीज होती है रिप्रोडक्टिव के रिलेटेड वो बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब होता है कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बेटर है, गुड है, वेल बीइंग है। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग and not merely the absence of reproductive disease or infirmity in all matter related to the reproductive system, its function and processes throughout the life. उसके बाद हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन रिप्रोडक्टिव इंक्लूड। इसमें कौन कौन सी एबिलिटी आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, जिस तरह न्यू बॉर्न होते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेफ सेक्स लाइफ होती है, जिसे एक इंडिविजुअल होते हैं वाइफ और हस्बैंड सेटिस्फाई होते हैं। और इनको प्रेगनेंसी जो वुमेन होती है उसको उसको कोई फियर नहीं होता प्रेगनेंसी से, और ना ही डिजीज उनमें उनमें डिजीज होती है, वैक्सीन होती है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ होती है वो सेफली होती है। और उस पीरियड के दौरान जो मटरनल और जो इन्फेंट का सर्वाइवल रेट होता है वो इंक्रीज हुआ होता है। मतलब चांसेस नहीं होते कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो। ठीक है, और आउटकम अगर उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ गुड है फिर है तो उनके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट एंड एक्सेस टू द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल मेथड ऑफ द फैमिली प्लानिंग। जितने भी फैमिली प्लानिंग के मेथड होते हैं, हार्मोनल मेथड होते हैं, ठीक है, जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज किए जाते हैं उनके बारे में उनको सेफ होते हैं, ठीक है, इफेक्टिव भी होते हैं और अफोर्डेबल भी होती हैं, उसको लोग इजीली ले सकते हैं। उसके बाद गायनेकोलॉजिकल डिजीज होती है वो मिनिमाइज होती है। जितनी भी उनकी लाइफ में स्टेजेस आती हैं, ठीक है, उस दौरान जो उनको डिजीज होती हैं रिप्रोडक्टिव के रिलेटेड वो उनकी कम होती हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। उसके बाद फ्रीडम टू कंट्रोल डिजीज वो भी होती है कि अगर कोई डिजीज होगी भी है रिप्रोडक्शन डिजीज तो वो इजीली कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंपोनेंट कौन से हैं। इसमें सेफ मदरहुड आ जाता है, प्रमोट करना है, जिसमें सेफ मदरहुड का मतलब होता है कि हमने मैटरनल और जो चाइल्ड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, उसमें हमने दोनों को ही केयर प्रोवाइड करनी होती है। उनकी जो हेल्थ होती है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, अगर कॉम्प्लिकेशन हो रही है हमने उनको मिनिमाइज करना होता है, ये होता है सेफ मदरहुड। उसके बाद प्रोविजन ऑफ द हाई क्वालिटी ऑफ द फैमिली प्लानिंग सर्विस। फैमिली प्लानिंग सर्विस हमने उनको एजुकेशन करनी है, प्रोवाइड करनी है, ठीक है, ताकि इस तरह जो वुमेन की जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहे। इसके बाद इनफर्टिलिटी सर्विस के बारे में प्रोवाइड की जाती है। अगर उनकी कोई है इंडिविजुअल है, अगर वो इनएबिलिटी है, उनमें इनफर्टाइल है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते चाइल्ड, तो उनकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मेडिसिन देखे उनकी वो जो जो भी होता है उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है या कोई डिजीज होती है जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी हो रही है, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ठीक है, इनफर्टिलिटी कहते हैं कि या तो वुमेन में भी हो सकती है कि उनके जो एग होते हैं वो नहीं हो रहे, ठीक है, उनकी नहीं हो रही। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मेल भी हो सकते हैं कि जिनके जो स्पर्म होते हैं उनके तरह इनएबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस होने की वजह से, ठीक है, तो फिर उनके मेडिसिन देकर ट्रीट किया जाता है। एलिमिनेशन ऑफ द अनसेफ अबॉर्शन आ जाता है। हमने जो अनसेफ अबॉर्शन होते हैं उनको हमने खत्म करना होता है, और रिप्रोडक्टिव और जो सेक्सुअल हेल्थ और रिलेशंस उसको हमने प्रमोट करना होता है। इसके अलावा हेल्थी सेक्सुअलिटी प्रमोशन करनी है। और जितनी भी एड्स है, एचआईवी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कि जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी रेट इंक्रीज हो रही है, मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रही है, हम सब ने इनको कम करना है, ठीक है, प्रिवेंशन करनी है उनसे से। इसके बाद हमारे पास मेनोपॉज होती है, जिसमें रिप्रोडक्टिव कैंसर की वजह से मेनोपॉज जो वुमेन में 45 ईयर से पहले ही हो जाता है, तो हमें इसको भी खत्म करना होता है। उसके बाद डिस्करेज करनी है हमें हार्मफुल प्रैक्टिस को, जितनी भी हार्मफुल प्रैक्टिस होती है हमने उसको भी डिस्करेज करना है, ताकि जो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बेटर हो सके। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी हमने रखनी है मेल और फीमेल के दरमियान। और एसेसिबिलिटी द फंक्शनल रेफरल, ठीक है, जितने भी फंक्शनल रेफरल होते हैं उस तक हमने एसेसिबिलिटी को अप्रोच करना है। सबसे पहले हमारे पास दोबारा देख लेते हैं ये पॉइंट। सबसे पहले कौन सा पॉइंट है हमारे पास,
इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, हमने जो सेफ मदरहुड है उसको प्रमोट करना है, हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग प्रोविजन करनी है, इनफर्टिलिटी सर्विसेज को हमने प्रोवाइड करनी है, अनसेफ अबॉर्शन की एलिमिनेशन करनी है, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ को हमने प्रमोट करना है, ठीक है, और उसके बाद हमने प्रोविजन करनी है। उसके बाद हमारे पास हम पॉइंट ये डिस्कस कर रहे थे कि जो सेफ मदरहुड होती है उसको हमने प्रमोट करना होता है, उसके अलावा हमने जितनी भी हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग सर्विस होती है उनको हमने प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा हमने जितनी भी हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ की डोनेशन होती है उसको हमने प्रमोट करना होता है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं कि जो जो भी हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज होती है उनको हमने कम करना होता है। इसके अलावा हार्मफुल प्रैक्टिस को डिस्करेज करना होता है और गुड जेंडर की इक्वालिटी करनी होती है कि फीमेल और फीमेल की तरह डिफरेंस ना हो, उसको हमने कंसिडर नहीं करना होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मटर्नल हेल्थ, ठीक है। मैटरनल हेल्थ क्या होता है? मैटरनल हेल्थ का मतलब होता है कि हमने जो हमारे पास फीमेल होती है, मदर होती है चाइल्ड की, तो हमने उसकी जो प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, लेबर के दौरान, पोस्टमार्टम पीरियड के दौरान हमने उसकी जो हेल्थ होती है वो हमने उसकी प्रमोट करनी होती है। हम डिस्कस कर रहे थे मैटरनल हेल्थ, ठीक है। मैटरनल हेल्थ हमारे पास क्या होता है कि इसमें जो मदर की केयर होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और पोस्टमार्टम पीरियड। पोस्टमार्टम पीरियड वो होता है जो डिलीवरी के बाद जो हमारे पास 40 डेज का होता है ना, ठीक है, हम उसको कहते हैं कि वो पोस्टमार्टम पीरियड होता है, ठीक है। इसमें ये हमारे पास होता है 4 से 5 वीक्स का होता है, इसको कहते हैं पोस्टमार्टम पीरियड। इस दौरान हमने उसकी जो फीमेल होती है उसकी हमने केयर को ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन होती है उसमें हमारे पास वुमेन आ जाती है, इन्फेंट्स आ जाते हैं, चिल्ड्रन और डोलिसंस होते हैं, हमने उनको केयर प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा हमारे पास इनकम पास करना होता है चिल्ड्रन को विद स्पेशल हेल्थ केयर के साथ। इसका मतलब होता है कि हमने जो जितने भी चिल्ड्रन को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड देनी है, ठीक है। इसके अलावा हमने उनकी वैक्सीन करनी है, और जितने भी उनके डिजीज के हैं, डिजीज अगर हो रही है तो हमने उससे प्रिवेंशन करनी है। और जितनी भी अगर उनकी हेल्थ जो है वीक है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, तो हमने उनको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी उनकी हेल्थ के लिए नेसेसिटी है तो हमने उनको प्रोवाइड करनी होती है मदर को एजुकेट करके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है, ये हमारे पास थी मटर्नल हेल्थ। मटर्नल, उसके बाद मटर्नल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है। मटर्नल मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में ये होता है, जो मोर्बिडिटी होती है कि मदर के अंदर जो डिजीज का पीरियड होता है विद इन द 40 डेज, वो उसको कहते हैं मटर्नल मोर्बिडिटी, जिसकी वजह से टर्मिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मोर्टेलिटी जिसमें जो मदर की वो डेथ हो जाती है, बाज का जो होती है डिलीवरी के दौरान भी हो जाती है, जो प्रेगनेंसी में ही हो जाती है, उसके अलावा डिलीवरी के बाद भी हो जाती है, पोस्टमार्टम या क्लैम्सी की वजह से, प्री क्लैम्सी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसमें क्या होता है, इलनेस और डेथ ऑफ द वुमन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन द 40 days ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, irrespective of the duration and the site of the pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management। फॉर एग्जाम्पल अगर एक हमारे पास है ट्यूमर का पेशेंट है, ब्रेन की है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्यूमर होता है ना प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है, बड़ा होता है साइज में, तो उसकी वजह से जो मदर के होते हैं तो वो चांसेस प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको चांसेस हो जाते हैं कि उसकी डेथ का जो रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, अगर नहीं पता चलता तो इस तरह होता है। ये हमारे पास इसमें ये बताई हुई है, ठीक है। विद इन द 40 डेज ऑफ द टर्मिनेशन प्रेगनेंसी हो जाए तो इसमें ये होता है कि अगर इस दौरान डिजीज उसको हो जाए तो मोर्बिडिटी कहेंगे, अगर मोर्टेलिटी है तो उसको कोई मटर्नल मोर्टेलिटी कहेंगे।
उसके बाद की फैक्टर क्या है इसमें, एवरी डे अप्रोक्सीमेटली नियरली 830 वुमेन डाई फ्रॉम द प्रिवेंटेबल काज। जो जितनी भी बात का ऐसे होता है कि देखा गया है कि जितनी तकरीबन 800 जो 30 वुमेन है वो जो डिजीज कंट्रोल में थी या काज थी उस डिजीज की वजह, तो उसकी वजह से भी जो वुमेन है उनकी डेथ हो रही है। 99% ऑफ द ऑल मैटरनल डेथ अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है, जिस तरह अमेरिका में लगा लो, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, इसके अलावा पाकिस्तान में, इसके ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा पाकिस्तान भी आता है, इनमें भी ज़्यादा चांसेस लोग जो वुमेन होती है उनकी डेथ हो रही है। इनकी वजह ये होती है कि ज़्यादा एज हुई होती है, ठीक है, ज़्यादा जो एज में जाकर उनकी प्रेगनेंसी हुई, जिस तरह वुमेन होती हैं जो 40 ईयर की वुमेन है तो उसमें उतना उसको प्रेगनेंसी है, तो इसमें भी ये बहुत एज का फैक्टर है जो डेथ का बायस बनता है। एवरी ईयर सम 3 मिलियन गर्ल्स एज का 15 टू 19 अंडर को अनसेफ अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्शन की वजह से उनकी डेथ होती है। यंग यंग एडोलेसेंट्स फेस अ हाई रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, उनको कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है। जो यंग होते हैं जिनकी एज नहीं होती शादी की तो उनकी हो जाती है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। एंड डेथ एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेगनेंसी। स्किल्ड केयर कैन सेव द लाइफ्स ऑफ द वुमेन एंड द न्यू बॉर्न। जितनी भी अगर डिलीवरी के दौरान अगर स्किल्ड पीपल है, अगर वो उसके अटेंड कर रहे हैं तो इस तरह जो वुमेन और न्यू बोर्न होते हैं उनके जो लाइफ के चांसेस होते हैं वो सेव हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बिटवीन 1990 एंड 2015 maternal mortality worldwide dropped by the about 44%। 2015 में तकरीबन ये 44% डिक्रीज हो गया था। उसके बाद हमारे पास 2016 और 2030 में देखा गया है जो सस्टेनेबल हमारे पास डेवलपमेंटल एजेंडा था, उसमें ये देखा गया था तो जो टारगेट था उसमें ये रिड्यूस की गई थी कि जितना ग्लोबली लेवल पे मटरनल मोर्टेलिटी रेट को लेस देन 70 पर, ठीक है, 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है, इतना मतलब उन्होंने ग्लोबली लेवल पे इतने रेट को कम डिक्रीज कर लिया हुआ था। ये कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ रेट बताएंगे, उसने आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं, आपने पास उनको एक बार रीड आउट कर लेना। उसके बाद हमारे पास जाती है मटरनल हेल्थ इंडिकेटर इन पाकिस्तान कौन से हैं। ये भी इसी तरह बताई हुई है, रेट बताई हुई है, ठीक है, सब देख लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू के लिहाज से आप देख लीजिए। जो हमारे पास होता है ना टोटल फर्टिलिटी, इसको TFR को कहता है टोटल फर्टिलिटी रेट। इन रूरल एरिया में कितना है, 4 टू बर्थ इज कंसिडरेबली हायर देन द रेट इन अर्बन एरिया में, ठीक है, 3.2 बर्थ आ जाती है, 3 से 2 बर्थ हो जाती है। उसके अलावा 35% मैरिड वुमेन है यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास 1 इन ईयर 11 चिल्ड्रन डाई बिफोर रीचिंग देयर 5th बर्थ में, मतलब 5 बर्थडे, मतलब 5 साल से पहले ही 11 चिल्ड्रन देखे गए हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एस्टिमेट देखा जाए तो 74 डेथ पर 1000 डाई बर्थ है। और 73 वुमेन जो होती हैं वो कंसिडर स्किल्ड हेल्थ प्रोवाइडर एटलीस्ट वंस फॉर एंटीनेटल केयर के लिए। और 64% होती हैं लास्ट बर्थ आर प्रोटेक्टेड एरियाज न्यू नेटल टेटनस, इनको प्रिवेंट किया गया। उसके बाद हमारे पास जाते हैं जो 52% हमारे पास बर्थ होती है वो डिलीवर बाय द स्किल्ड हेल्थ प्रोवाइडर एंड 48% टेकन प्लेस इन हेल्थ फैसिलिटीज में। ये सारी परसेंटेज इनको याद करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हमारे पास ये भी इसने कंपैरिजन बताया है, ये ग्राफ उसने बस बताया हुआ है कि जो एंटीनेटल केयर है वो 61% है, लाइफ एंड बर्थ प्रोटेक्टेड है वो 60, हमारे पास डिलीवरी स्किल्ड बर्थ है वो 39 है, उसके बाद डिलीवरी इन द हेल्थ फैसिलिटी में 34 है। ये उसने बताए हुए ग्राफ बताया हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इश्यूज आ जाते हैं इन मटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी में, कौन से आ जाते हैं हिसाब से मेरे पास रेफरल उसने बताया, और इसके अलावा हमारे पास सुपरविजन पर बताऊंगा, फैमिली कम्युनिटी आ जाती है, इसके अलावा हेल्थ केयर आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिडवाइफरी स्किल्स में आ जाती हैं। ये लेवल हो जाएगी यहाँ पे कौन कौन से उनके फेस बने थे, ये लेवल ऑफ केयर है, ठीक है। फैमिली में आ जाती है, फैमिली केयर प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, इसके अलावा मिडवाइफरी स्किल्स भी इनको प्रोवाइड करती है। उसके बाद हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान में कैसे 56 आर टर्शरी लेवल है, ठीक है, 169 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, और 850 आर स्मॉल हॉस्पिटल है। आपने बस ये एमसीक्यूज के लिहाज से याद करना है कि 1022 पब्लिक सेक्टर जो होता है हॉस्पिटल में कंट्री में है, जिसमें 56 टर्शरी है और 116 डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और 850 हमारे पास स्मॉल हॉस्पिटल है। पोर एटीट्यूड टुवर्ड द पेशेंट, द लो स्टैंडर्ड ऑफ द केयर अराइज बिकॉज ऑफ द फेलियर टू द इंट्रोड्यूस कल्चर ऑफ द पेशेंट सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट की जो स्टैंडर्ड केयर अराइज में इंक्रीज होना था वो पोर किए हुए हैं। इसका मतलब कि जो कल्चरी होते हैं वो उनके बारे में अनअवेयर है, इसकी वजह से होते हैं। तो इसलिए हम जरूरी है कि जब एक नर्स केयर प्रोवाइड करिए तो उसको उसके कल्चर का पता होना चाहिए। फूड फॉर थॉट क्या है, व्हाट आर द मेजर काज ऑफ द मैटरनल डेथ मोर्बिलिटी, ये इसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू मैटरनल डेथ रेट एंड मोर्बिलिटी रेट क्या है, या आपने देख लेना है, ठीक है, जो नेट से देख लें। काजेज ऑफ द मैटरनल डेथ क्या है, ये लिखे भी हुए हैं, जितने उसने ग्राफ में बताए हुए हैं, एक स्केच उसने ड्रा किया हुआ है।
इसमें हमारे पास कहता है इम्बोलिज्म 1%। इम्बोलिज्म का मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास जिस तरह अगर एक हमारे पास ठीक है इम्बोलिज्म आता है, थ्रोम्बस होता है। अगर एक थ्रोम्बस दूसरी जगह मूव कर जाए एक जगह तो उसको कहते हैं इम्बोलिज्म 1%, उसकी वजह से होता है। सेप्सिस की वजह से 8% है। आपने ये परसेंटेज लाजमी याद रखना कि इम्बोलिज्म की वजह से 1% है, सेप्सिस की वजह से 8% है, अनसेफ अबॉर्शन 9% है, अदर डायरेक्टेड में 11% है और इनडायरेक्ट 18% है, और हेमरेज हमारे पास 35% है कि इसी की वजह से मटरनल डेथ हो रही है। ठीक है, ये सारे हमारे पास काजेज है, फैक्टर है जिसकी वजह से डेथ हो रही है। और हाइपरटेंशन 18%। ये आपने याद कर लेनी अच्छे से। उसके बाद हमारे पास इंटरवेंशन आ जाती है फॉर मेजर काजेज ऑफ द मटरनल मोर्टेलिटी की। ठीक है, नहीं मेजर है, इंटरवेंशन है इसके साथ साथ उसने बताएंगे और साथ काजेज। अगर इक्लेम्सिया की वजह, इक्लेम्सिया का मतलब होता है जब बीपी बहुत ज्यादा शूट कर जाता है डिलीवरी के बाद। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे इसके बाद भी तो कंट्रोल इसको कहते हैं इक्लेम्सिया। उसकी वजह से 12% जो होती है वो डेथ होती है। तो अगर इसकी इंटरवेंशन हो तो हमारे मैग्नीशियम सल्फेट देना है। और अनसेफ अबॉर्शन मैंने पास उसको फैमिली प्लानिंग का बताना है। इन्फेक्शन अगर उसको एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे, ये 15% होता है, वो 13%। और ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर आ जाती है तो उसे इसमें हमारे पास है आर्थोग्राम करनी है। ठीक है, और इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट तब देने जब इनडायरेक्ट अगर कोई काज हो। ठीक है, जब उसकी एनीमिया हो रहा है तो हम आयरन सप्लीमेंट वगैरह देते हैं। और इसके अलावा ऑक्सीटोसिन तब देते हैं जब हमारे पास सीवियर ब्लीडिंग हो रही है ताकि वो कंट्रैक्शन कर सके और ब्लीडिंग से स्टॉप हो सके। जो आपने परसेंटेज याद कर लेनी है उस इंटरवेंशन। उसके बाद अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द केयर एंड द 3 डिले मॉडल आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास सोशियो कल्चर फैक्टर आ जाता है। दूसरा हमारे पास एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटी है और क्वालिटी ऑफ केयर है। जो सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर आ जाते हैं। और इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी फैसिलिटी, ये दोनों हमारे पास फेज 1 में आ जाते हैं, इसमें डिसीजन टू सीक केयर, इसमें डिसीजन बनाया जाता है। ठीक है, और फेज 2 में हमारे पास आइडेंटिफाई किया जाता है और मेडिकल जितनी भी फैसिलिटी होती है सबसे पहले हमें डिसीजन बनाना होता है, फिर जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी उनको आइडेंटिफाई करना होता है, और थर्ड पे हमने क्या करना है, जितनी भी एडिकेट और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होते हैं उनको रेसिपेंट हमने कर लेना होता है। सबसे पहले आपने याद रखना डिसीजन, फिर आइडेंटिफाई करना है मेडिकल फैसिलिटी को, और एंड पे आपने जितने भी आपको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिल रहा है तो आपने रेस्पेंड कर लेना है। उसके बाद फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग मटरनल डेथ है, ये बार बार रिपीट वही चीजें हो रही हैं। हेल्थ केयर सिस्टम क्वालिटी कम है वगैरह। ठीक है, डिले रिसीविंग केयर, मतलब आपको ये सारी चीजें टाइम पे अगर ना मिले ये चीजें तो आप चांसेस होते हैं मटरनल डेथ की। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम ठीक नहीं है, आपको सही से सर्विस प्रोवाइड नहीं हो रही, क्वालिटी ठीक नहीं, कैपेसिटी नहीं है, कॉस्ट ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, ह्यूमन मटरनल मटीरियल की वजह से स्किल बर्थ अटेंडेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक देखा जाए डिले डिसीजन में जेंडर इनक्वालिटी हो, लैक ऑफ अवेयरनेस हो, कॉस्ट हो, लैक ऑफ अंडरलाइनिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसी में यंग एज आ जाती है। प्रेमिग्रेडिया, प्रेमिग्रेडिया का मतलब होता है जो फर्स्ट बेबी की बर्थ को कहते हैं कि जो जब ईयर कर रही हो वुमेन, इसको कहते हैं प्रीमी ग्रेविटा। और ग्रांड मल्टीपैरा में, मल्टी ग्रेविटा में जो होता है अगर उसके 4 या 5 से ज्यादा बच्चे हों और बेर कर रही हो फिर दोबारा उसको प्रेगनेंसी को कहते हैं ग्रांड मल्टीपैरा। नो फैमिली प्लानिंग, पोर आउटकम्स आ जाती है, प्रिवेंटिव प्रीवियस प्रेगनेंसी आ जाती है, रेफरल आ जाती है। ठीक है, ये सारे हमारे पास फैक्टर हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रोग्राम टू इम्प्रूव मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। पाकिस्तान में प्रोग्राम बनाए गए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ हमारे पास प्रोजेक्ट हैं, ये कुछ उसने बताए भी हुए हैं। कम्युनिटी मिडवाइफरी प्रोग्राम आ जाता है, इसके अलावा इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर इन हॉस्पिटल आ जाता है। इसमें हमारे पास पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर एंड द न्यू बॉर्न 2016 में स्टार्ट किया गया। सोशल एक्शन प्रोग्राम था, न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट था, वुमेन हेल्थ प्रोजेक्ट। कौन कौन सा था? सबसे पहले हमारे पास आता है इनिशिएटिव, दूसरा सोशल, थर्ड न्यूट्रिशन और फोर्थ वुमेन हेल्थ प्रोजेक्ट है। फिर पास 1994 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए और 1987 में सेफ मदरहुड इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। उसके बाद 1979 में हमारे पास पीएचसी मूवमेंट स्टार्ट हुई, नेशनल पीएचसी प्रोग्राम, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, स्टार्ट ट्रेडिशनल बर्थ अटेंड, जिसमें स्किलफुल होते हैं, ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ताकि वो केयर अच्छे से प्रोवाइड डिलीवर अच्छे से कर सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड हमारे पास 1987 में स्टार्ट हुआ था। सेफ मदरहुड का मतलब इसकी डेफिनेशन बता रहा है। इसका मतलब होता है कि जितनी भी वुमेन है उनको हमने सेफली और केयर प्रोवाइड करनी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में। सेफ मदरहुड मीन्स इंश्योरिंग दैट ऑल द वुमेन रिसीव द केयर they need to be safe and healthy throughout the pregnancy and the childbirth. उसके बाद हमारे पास इसने इसका जो स्केचेस बताया हुआ है, जो हमारे पास पिलर इसको कहते हैं, द 4 पिलर्स ऑफ द सेफ मदरहुड में हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर वो होती है जो हमने प्रेगनेंसी के दौरान प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद हमारे पास क्लीन सेफ डिलीवरी आ जाती है। डिलीवरी के टाइम हमने जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो वो सेप्टिक होने चाहिए, क्लीन हैंड होने चाहिए, कोड को क्लियरली कट करना है, ये सारी इसमें आ जाती है। उसके बाद हमारे पास इंसेंशियल ऑब्स्टेरिक केयर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने जो केयर प्रोवाइड करनी होती है, बेसिक मैटरनिटी केयर आ जाती है, प्राइमरी हेल्थ केयर आ जाती है, इक्विटी फॉर द वुमन आ जाती है। ये 4 मेन इंपोर्टेंट है इसके पिलर के। ठीक है, आप ये 7 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है,
इसमें सबसे पहले सेफ मदरहुड के ये, उसके बाद हमारे पास मैटरनिटी केयर बेसिक होनी चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर होनी चाहिए, इक्वलिटी फॉर द वुमेन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास इसको भी याद करने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार आप इसमें देख लेना, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास बताता है कि एंटीनेटल केयर है। एंटीनेटल केयर हमारे पास किस तरह प्रोवाइड करनी है, मतलब उसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सब टेटनेट टॉक्सोइड इम्यूनाइजेशन करनी होती है, न्यूट्रिशन देनी है, आयोडीन देनी होती है ताकि वो नीमिया से बच सके, और इसलिए मटर्नल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, बर्थ प्रिपरेशन करनी होती है, और जितने भी डेंजर साइन इनको देखना होता है, कॉम्प्लिकेशन वगैरह। एंटीनेटल केयर सबसे पहले प्रोवाइड होती है, फिर लेबर होती है, डिलीवरी होती है, एक सीक्वेंस उसने सारा बताया हुआ है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इम्यूनाइजेशन फिर की जाती है न्यूबॉर्न की, और पोस्टमार्टम जो डिलीवरी के बाद प्रोवाइड की जाती है मदर न्यूबॉर्न, उसको कहते हैं पोस्टमार्टम केयर। इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर कौन सी जाती है, उसके बाद इसमें हमारे पास उसकी सारी प्रिवेंशन करनी होती है, हाइपोथर्मिया से बचाना होता है, जब एक बर्थ बच्चे होते हैं तो हमने तो बच्चों के जो होता है टेम्परेचर होता है वो कम ही होता है, तो हमने हाइपोथर्मिया से बचाना, ड्राइंग से बचाना होता है, वार्मिंग से बचाना होता है, और हाइपोग्लिसमिया से बचाना होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो जितने भी पेशेंट बेबी होते हैं न्यूबॉर्न, उनमें हाइपोथर्मिया हाइपोग्लिसमिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये मेन होता है कि हमने इस चीज़ से उसको प्रिवेंट करना है। उसके बाद इंट्रापार्टम केयर जाती है, जो हमने डिलीवरी के दौरान प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें मेरे पास क्लीन डिलीवरी करनी है, स्किल्ड केयर डिलीवरी करनी है, ठीक है, डेंजर साइन देखने, कम्प्लीशन इसको पोस्टमार्टम हेमरेज तो नहीं हो रहा, ठीक है, और इसके अलावा इसको क्लैम्पसिया में तो नहीं हुई जा रही वूमेन, तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी होती है। पोस्टमार्टम केयर आ जाती है, जिसमें हमारे पास आ जाती है एक्चुअली हमने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ताकि जितनी भी हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज होती हैं वो जो बेबी उसको मिल सके, ताकि वो हाँ अपनी लाइफ में जितनी भी डिजीज से प्रिवेंट हो सके, ये आ जाता है इसमें सारी। इसके अलावा आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और पोस्टमार्टम विजिट करवाना है, और बर्थ की स्पेसिंग बताना है, जल्दी में मतलब कि फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है, ठीक है, ये हमारे पास था। उसके बाद हमारे पास जाती है डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क फॉर इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन पे गया है। इसमें हम अगर देखें तो डेवलप करना है कैपेसिटी को, सबसे पहले डेवलप करना है कैपेसिटी की, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि वो चाइल्ड को बियर कर सके, एक वूमेन है, टू स्टे हेल्थी मेक हेल्थी डिसीजन एंड रिस्पॉन्ड टू obstetric एंड द न्यू नेटल इमरजेंसी। इसके अलावा हमने जितनी भी अवेयरनेस बतानी होती है फैमिली प्लानिंग के बारे में, और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बतानी होती है, स्पेसिंग बर्थ स्पेसिंग के बारे में बताना होता है, ऑफ द राइट्स नीड्स एंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मैटरनल एंड द न्यूबॉर्न हेल्थ, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन होनी है, अगर उसकी एज ज़्यादा तब भी आपने बताना, अगर एज कम में उसकी शादी है तब भी बताना है, ठीक है। स्ट्रेंथ लिंकेज क्या है फॉर सोशल, स्ट्रेंथ लिंकेज मतलब उसकी सोशली भी सपोर्ट आपने करनी है, फैमिली के साथ हो, और इसके अलावा बिटवीन द मैन वूमेन फैमिलीज एंड कम्युनिटी, लोगों का आपस में इंटरेक्शन को ज़्यादा इंक्रीज करना है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द केयर एंड द इंक्रीज द सर्विस ऑफ द इंटरेक्शन विद द वूमेन एंड द मैन, जितनी भी आपको सर्विस मिल रही है जो हॉस्पिटल से जहाँ से भी सर्विस मिल रहे हैं आपने वो इंप्रूव करवानी है। उसके बाद लाइफ साइकिल अप्रोच टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंसर्न इंक्रीज द ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इसका कंसर्न ये होता है कि एडोलेसेंस में इंक्रीज करनी होती है, पार्टिकुलरली फॉर द वुमेन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव, ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वुमेन का फोकस किया, तो उन्होंने चाइल्ड बेयर वूमेन होती हैं, ठीक है, जितनी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती हैं, तो उन्हीं की हमने केयर को ऑप्टिमाइज करना होता है, ताकि वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन से मोर्टेलिटी रेट को हमने डिक्रीज करना होता है, ये सारी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जाती है, इसको कहते हैं क्राइडल ऑफ द ग्रेव्स भी कहती हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ लाइफ साइकिल अप्रोच ने बताया, अब हर स्टेज के लिहाज से बताएगा। पेरीनेटल हमारे पास पीरियड क्या होता है, जिसका हमारे पास 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर आफ्टर बर्थ 7 डेज का हो, तो उसको कहते हैं पेरीनेटल, ठीक है, एक प्री नेटल होता है और एक पेरीनेटल होता है, अब ये पेरीनेटल पीरियड होता है। इसमें हमारे पास क्या होना है, हेल्थ इश्यूज क्या है, फेटल डेथ हो सकती है, इंटरयूट्राइन रिटार्डेशन हो सकती है, इम्यूनाइजेशन डिजीज हो सकती है, तो आपने क्या उसकी इंटरवेंशन करनी है, प्री नेटल केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये प्री नेटल का मतलब होता है जो डिलीवरी से पहले होता है, उसको होता है प्री नेटल, और पेरीनेटल वो पीरियड जो 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन और 7 डेज आफ्टर बर्थ कहती है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है, अगर उसको कोई उसका वेट कम है तो आप अगर उसको डिजीज हो रही है तो इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादातर टेटनस से इम्यूनाइजेशन की जाती है। और इसके अलावा इन्फेंसी आ जाती है, बर्थ टू 1 ईयर, आपने ये जो ईयर है ना इन्फेंसी का क्या है, ठीक है, एज, और इसके अलावा पेरीनेटल, ये आपने लाजमी याद करना है, एमसीक्यू क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इश्यूज में क्या हो सकते हैं, एक हीरे के बच्चे को तो इसमें मेरे पास आ सकती है अब नॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, माल न्यूट्रिशन, कम्युनिकल डिजीज, एक्सीडेंट, चाइल्ड अब्यूज, तो आपने इसकी प्रिवेंशन करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, ग्रोथ में, ये तीन तीन चार चार अगले तो काफ़ी है, और रिहाइड्रेशन करनी है, ठीक है, क्रॉनिक डायरियल डिजीज से आपने प्रिवेंट करवाना है। उसके बाद हमारे पास चाइल्डहुड जाती है, जो 1 से 10 ईयर की होती है, इसमें इन्फेक्शन डिजीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, माल न्यूट्रिशन के, चाइल्ड अब्यूज के, एक्सीडेंट के। इनमें आपने इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करनी है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी करनी है, डायरियल डिजीज से प्रिवेंट करना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करनी प्रोवाइड करनी है, ये आ जाता है। उसके बाद हमारे पास एडोलेसेंट आ जाती है, एडोलेसेंट में आपने क्या करना है, आपने 11 से 21 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें अनहेल्थी लाइफस्टाइल की वजह से अगर इनके अनहेल्थी लाइफस्टाइल है
अर्ली मैरिज हो रही होती हैं, कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से होती हैं, डेथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोर्बिडिटी मोर्टेलिटी की डिजीज़, इसी एज में मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी की डिजीज़ ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपने ये चीज़ें काम करनी है, ठीक है। एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, काउंसलिंग करनी है, ट्रीटमेंट करना है, उसके अलावा रेफरल करना है, फर्टिलिटी अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशन भी। और एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एज में हमारे पास ये 20 to 45 आ जाती है। अनहेल्थी लाइफस्टाइल होता है, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होते हैं, जेनिटल कैंसर होता है, लम्स होते हैं, बिनाइन जितने भी, ये सारी स्टेज में होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि इसमें हमने जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी वो हमारे पास आ जाती है कि हमने उनके कहना अपनी डाइट को प्रमोट करें, स्क्रीनिंग करें, डायग्नोज करवाए, ताकि जल्दी जल्दी वो डिजीज से बच सके, पता सके। एडोलेसेंट 22 to 45 सेम वही है, ठीक है। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की ये फीमेल में मेनोपॉज में जाके हमने सेक्सुअल डिसफंक्शन होते हैं, मेनोपॉजल प्रॉब्लम होती है, कैंसर होती है उसकी वजह से। तो आपने इसे कहना है कि न्यूट्रिशन है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस से बच सके, एर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट कराए ताकि उसको कोई भी कैंसर वगैरह की डिजीज ना हो। इस तरह मेल आ जाती है, मेल के सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाता है, डिप्रेशन को होता है, कैंसर होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है। तो आपने भी उनकी काउंसलिंग करनी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है और सपोर्टिव केयर करनी है, और एर्ली डायग्नोस के बारे में बताना है। रोल ऑफ द नर्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, इस मेरे पास क्या है, इसेंशियल आपने इनपुट जितने भी आपने, आपको पहले ही पता है कि जितनी भी नर्स होती है उनका काम ही यही होता है कि आपने पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना, गार्ड करने के। अगर पहले आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ए से पहले अगर आप मैरिड या शादी करें तो आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है,